हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार और आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों ने अपना टियर 1 का एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुका है केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का और अब आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने टियर 2 के एग्ज़ाम का। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है जिसमें हम लोग आज इंग्लिश, टीजीटी, पीजीटी, सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग साथ ही साथ पीवाईक्यूज़ को भी हम लोग इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड फ्रूटफुल होने वाला है आप सभी के लिए और ये टियर 2 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर रहेगा साथ ही साथ, सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है ये और ये आपके अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग हर तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपके पेपर में आता है। सो डोंट वरी। ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पैसेज द वर्ड रेजिलिएंट मोस्ट नियरली मीन्स। एक वर्ड दिया गया है रेजिलिएंट और आपसे पूछा है कि इसका बेस्ट, उसका सबसे बढ़िया मीनिंग क्या हो सकता है। ऑप्शन सर, ऑप्शन ए है वीक, ऑप्शन बी फ्लैक्सिबल, ऑप्शन सी डिटरमाइंड एंड ऑप्शन डी केयरलेस। रेजिलिएंट का अर्थ होता है लचीलापन या कहिए कि दृढ़ संकल्प टाइप में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज डिटरमिन्ड। Next question is the tone of the passage describing climate change. And options are humorous, option B है satirical, option C है concerned and option D है indifferent. तो एक पैसेज है, उसमें बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंसर्न। अभी मैं आपको पैसेज भी दिखाऊंगी सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द ऑथर्स मेन पर्पस इन द पैसेज टू। ऑप्शन आर एंटरटेन करना है क्या, ऑप्शन बी डिस्क्राइब अ स्टोरी, ऑप्शन सी परस्यूड्स रीडर्स एंड ऑप्शन डी प्रेजेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो पैसेज में मेन पर्पस है ऑथर का क्या, कि वो प्रेजेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डिलीवर करे। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपनिंग ऑफ द फॉर्मल लेटर। किसी भी फॉर्मल लेटर में सबसे अप्रोप्रिएट ओपनिंग करने का कौन सा बेस्ट तरीका है। कैसे लिखेंगे लेटर में, हाय सर, हेलो सर, डियर फ्रेंड, ऑप्शन सी है रिस्पेक्टेड सर और मैडम और ऑप्शन डी है हेलो। तो आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ रखा है कि भाई लेटर जब भी हम ओपनिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे, हेलो हाय नहीं करेंगे, खास करके फॉर्मल लेटर में हम लोग रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, ऑप्शन शी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट शुड इंक्लूड। ये राइटिंग सेक्शन से है। अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट शुड इंक्लूड, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में क्या इंक्लूड होना चाहिए। ऑप्शन सर पर्सनल ओपिनियंस, ऑप्शन बी इमोशनल लैंग्वेज, ऑप्शन सी फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड ऑप्शन डी इमेजनरी डिटेल्स। तो रिपोर्ट है ना, आंखों देखा हाल देखना है, तो इसमें तो आप इमेजरी नहीं कर सकते हैं, है ना। आप इमेजरी नहीं कर सकते हैं, इसमें इमोशनल लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते हैं, अपना पर्सनल ओपिनियन भी नहीं देना, फैक्ट बताना है। क्या बताना, फैक्ट एंड फिगर्स। ऑप्शन शी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ फीचर ऑफ अ नोटिस। कौन सा ऐसा फीचर है जो नोटिस के लिए कोई वैल्यू नहीं कैरी करता है। विच इज़ नॉट अ फीचर, नोटिस के लिए कोई विशेषता नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डेट, ऑप्शन बी है सिग्नेचर, ऑप्शन सी है एड्रेस इन डिटेल एंड ऑप्शन डी है हेडिंग। तो कौन सा ऐसा फीचर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। इतना डिटेल में एड्रेस नहीं देना है, क्योंकि नोटिस पता है स्कूल का ही है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का ही पार्ट होता है, तो ब्रॉड में एड्रेस देने की कोई नीड नहीं होती है। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे मेनली फोकस ऑन। ठीक है, आर्गुमेंटेटिव टाइप का ऐसे आपने लिखा है, तो वो किस पर फोकस करता है। ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी है नरेशन, ऑप्शन सी है लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑप्शन डी है स्टोरी टेलिंग। आर्गुमेंटेटिव है तो मेन फोकस किस पे होता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिबेट स्पीच शुड प्राइमरली। ठीक है, एक डिबेट हो रहा है, तो डिबेट स्पीच में क्या होना चाहिए प्राइमरली। आपके ऑप्शन हैं इन्फॉर्म, ऑप्शन बी है आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट, ऑप्शन सी है एंटरटेन एंड ऑप्शन डी है डिस्क्राइब इवेंट्स।
तो नाम से ही बढ़िया पता चल रहा है ना, इन्फॉर्म करना नहीं है, एंटरटेनमेंट भी नहीं करना है, इवेंट को डिस्क्राइब नहीं करना है। योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज आर्गू फॉर और अगेंस्ट। आर्गूमेंट किया जाता है डिबेट में, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्ट्स बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। एक आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, करेक्ट वन आपको फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन है पहला, ही डिड नॉट न्यू द आंसर, ऑप्शन बी है ही डज नॉट नोज द आंसर, ऑप्शन सी है ही डिड नॉट नो द आंसर, एंड ऑप्शन डी है ही डज नॉट न्यू द आंसर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब डिड लग जाए तो न्यू नहीं आएगा, V1 आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। ही डज नॉट नोज द आंसर, सी है ही डिड नॉट नो द आंसर, वो आंसर नहीं जानता था, तो नहीं जानता है, ये तो है के सेंस में आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस में है। ही डज नॉट न्यू द आंसर, डज के साथ न्यू नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ही डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट सेंटेंस है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 इज चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस चूज करना है, दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, ठीक है, तो दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, वो लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं। आपके ऑप्शन है अ ब्रिज इज बिल्ट, ऑप्शन बी है अ ब्रिज हैज बीन बिल्ट, ऑप्शन सी है अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, एंड ऑप्शन डी है अ ब्रिज वाज बिल्ट। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, क्योंकि बिल्डिंग बनाई जा रही है, ब्रिज को बिल्ड किया जा रहा है, बीइंग लगा है, तो आपका बीइंग वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉज। इस सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव क्लॉज फाइंड आउट करना है। द बॉय हु इज वेयरिंग अ कैप इज माई ब्रदर, उस बच्चे ने जो कैप पहन रखी है वो मेरे भाई की है, ठीक। ऑप्शन से द बॉय, ऑप्शन बी है वेयरिंग अ कैप, ऑप्शन सी है हु इज वेयरिंग अ कैप, एंड ऑप्शन डी है इज माई ब्रदर। फाइंड आउट क्या करना है, तो एडजेक्टिव क्लॉज को फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एडजेक्टिव यहाँ है, देखिए हु इज वेयरिंग अ कैप, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरर, शी प्रीफर्स टी देन कॉफी। बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है, शी है, प्रीफर्स है, टी है और देन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देन नहीं होकर के क्या होना चाहिए, यहाँ टू होना चाहिए, शी प्रीफर्स टी टू कॉफी, ठीक है, तो टू होना चाहिए, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरेचर के सवाल आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से पैराडाइज लॉस्ट से सवाल है। देखिए मैं यहाँ पे सारे तरह के मिक्स क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि आपके अपकमिंग KVS Tier 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सारे सवाल पढ़कर जाइए, सारे क्वेश्चन लगा कर जाइए, निश्चिंत ही आपको इस सेशन से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय, किसने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट को? आपके ऑप्शन से जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी है विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी है जॉन डन, एंड ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर पोप। सो एज वी नो वेरी वेल दैट कि पैराडाइज लॉस्ट को किसने लिखा है, जॉन मिल्टन ने लिखा है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 14, वेटिंग फॉर गोडॉट रिफ्लेक्ट्स, एक स्टोरी है वेटिंग फॉर गोडॉट, तो बताइए उसमें किस के बारे में, किसको रिफ्लेक्ट किया गया है? ऑप्शन आर रोमांटिसिज्म, ऑप्शन बी है रियलिज्म, ऑप्शन सी है एब्सर्डिज्म, एंड ऑप्शन डी है क्लासिज्म। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एब्सर्डिज्म। इसमें आपको क्या दिखाता है, स्टोरी क्या है कि एक बंदा है जो गोडॉट का वेट कर रहा है, और गोडॉट जो है पूरी तरह से एब्सेंट है, वो आ ही नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा है उस स्टोरी में, कुछ इस तरह की स्टोरी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चार्ल्स डिकन्स मेनली रोट अबाउट। चार्ल्स डिकन्स किस बारे में मेन तौर पर लिखा करते थे, उनका मेजर राइटिंग का क्या पर्पस था? आपके ऑप्शन है माइथोलॉजी, ऑप्शन बी है रूरल लाइफ, ऑप्शन सी है सोशल जस्टिस, एंड ऑप्शन डी है नेचर। तो हम लोग सभी जानते हैं कि चार्ल्स डिकन जो थे वो सोशल जस्टिस पर लिखा करते थे, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी दैट इज सोशल जस्टिस। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की बात करेंगे, सेक्शन 2 में किस तरह के सवाल आते हैं, तो देखिए इंडियन राइटिंग में आपको R.K. नारायणा और आपके मुल्क राज आनंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन सब के बहुत सारे, अरविंदो घोष, तोरू दत्ता, विक्रम सेठ, अनीता देसाई, मुल्क राज आनंद, इन सब के आपको बहुत सारे स्टोरीज एंड MCQs मिलेंगे।
इसमें आपको कह रहा है कि मालगुडी डेज इज रिटन बाय, मालगुडी डेज इज रिटन बाय किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं मुल्कराज आनंद, ऑप्शन बी है आर के नारायणा, ऑप्शन सी है अनीता देसाई, ऑप्शन डी है विक्रम सेठ। तो आप सभी को इसका आंसर पता है, इसको लिखा है ऑप्शन बी मालगुडी, सॉरी आर के नारायण ने लिखा है मालगुडी डेज, और ये इसकी फिक्शनल सिटी भी है मालगुडी। अगला सवाल है द गाइड। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि द गाइड किसने लिखी है, और है कि द गाइड के ऑथर कौन है। सवाल कह रहा है द गाइड डील्स मेनली विथ, द गाइड जो स्टोरी है उसमें मेनली किस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है फ्रीडम स्ट्रगल, ऑप्शन बी है स्पिरिचुअल जर्नी, ऑप्शन सी है फेमिनिज्म, ऑप्शन डी है फैंटेसी। तो द गाइड किस तरह का स्टोरी है, इसमें मेनली फोकस किया जाता है आपका स्पिरिचुअल जर्नी किस तरह की। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी दैट इज स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड इज रिटन बाय, ये जो स्टोरी है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड किसने लिखा है। आपके ऑप्शन है पैब्लो नेरूडा, ऑप्शन बी है चिनुआ अचबे, ऑप्शन सी है गैब्रियल गार्सिया मार्किस, और ऑप्शन डी है खालिद हुसैनी। बताइए कि 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड ये किसने लिखा है, किन का वर्क है ये। आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ये ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज गैब्रियल गार्सिया मार्किस। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कि ये रिपीटेड हो रहे हैं अगेन एंड अगेन। देखिए ये 2022 में आया हुआ सवाल है। जितने भी सवाल आपको यहाँ करवाया जा रहा है सारे ऑथेंटिक हैं, और ये सारे 110% है कि आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है चिनुआ अचबे इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन है मैजिकल रियलिज्म, ऑप्शन बी है अफ्रीकन लिटरेचर, ऑप्शन सी है रोमांटिक पोइट्री, और ऑप्शन डी है वॉर नॉवल। चिनुआ अचबे किससे एसोसिएटेड है, आपको इसका आंसर बताना है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीकन लिटरेचर से एसोसिएटेड है कौन, चिनुआ अचबे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है करेक्ट क्लोजिंग ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज, एक फॉर्मल लेटर को हम सही तरीके से किस तरह से उसको क्लोज कर सकते हैं। ऑप्शन है योर लविंगली, ऑप्शन बी है योर सिंसियरली, ऑप्शन सी है बाय, एंड ऑप्शन सी है शी यू अगेन। बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योर सिंसियरली। ठीक है, जब हम लोग फॉर्मल लेटर को क्लोज करते हैं योर सिंसियरली XYZ लिखते हैं। अगला सवाल है एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे इज बेस्ड ऑन, ऑप्शंस आर इमोशंस, ऑप्शन बी लॉजिक एंड एविडेंस, ऑप्शन सी डिस्क्रिप्शन, एंड ऑप्शन डी स्टोरी टेलिंग। एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो होता है किस पर बेस्ड होता है, इमोशंस का कोई काम नहीं होता है। आप आर्गुमेंट कर रहे हो, आपको जीतना है, इमोशंस वहाँ कोई काम नहीं करे। डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, और स्टोरी टेलिंग नहीं, कहानी नहीं सुनाने लगोगे आप क्या करोगे। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, लॉजिक एंड एविडेंस दोगे कि अगर ये बुन है तो कैसे है, और अगर ये बैन है तो कैसे है। तो आपको वहाँ पर लॉजिक और एविडेंस के थ्रू आपको अपने आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 और रिफ्लेक्टिव ऐसे फोकसेस ऑन, जो रिफ्लेक्टिव ऐसे होता है, बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। जो रिफ्लेक्टिव ऐसे होता है वो किस पर फोकस करता है। आपके ऑप्शन से फैक्ट, ऑप्शन बी है आर्गुमेंट्स, ऑप्शन सी है पर्सनल थॉट्स, एंड ऑप्शन डी है स्टैटिक्स स्टैटिस्टिक्स। अब बताइए कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है। जब बात रिफ्लेक्टिव ऐसे की आए तो आपका पर्सनल थॉट वहाँ पर फोकस होता है उस पर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, पर्सनल थॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अपील्स टू, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है वो किस पर अपील होती है। ऑप्शन है लॉजिक, ऑप्शन बी है सेंसेस एंड इमोशंस, ऑप्शन सी है डिबेट, एंड ऑप्शन डी है क्रिटिसिज्म। सो योर करेक्ट आंसर विल बी सेंसेस एंड इमोशंस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अ डिबेट स्पीच रिक्वायर्स, डिबेट स्पीच में क्या रिक्वायर होती है। ऑप्शन आर नेचुरल आइडियाज, ऑप्शन बी है वन साइडेड व्यूज ओनली, ऑप्शन सी है आर्गुमेंट्स एंड काउंटर आर्गुमेंट यस, एंड ऑप्शन डी है डिस्क्रिप्शन ओनली नो। डिबेट स्पीच में भैया आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आपको इसमें आर्गुमेंट्स चाहिए एंड काउंटर आर्गुमेंट चाहिए। अगर आपने किसी चीज़ को अच्छा बताया है तो उसका काउंटर आर्गुमेंट भी देना पड़ेगा कि क्यों है। तो ये होता है डिबेट स्पीच में, इसकी रिक्वायर होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आर्टिकल्स आर जनरली रिटन फॉर, जो आर्टिकल होते हैं वो किस लिए होते हैं, किसमें होते हैं। सो ऑप्शन है डायरीज, ऑप्शन बी है न्यूज़पेपर और मैगजीन, ऑप्शन सी है नोटिसेस, एंड ऑप्शन डी है लेटर्स। तो कहिए आर्टिकल के बारे में क्या सही है। तो जो आर्टिकल होता है ना जनरली किस पे छपता है, डायरी में तो आप आर्टिकल लिख के नहीं रखोगे, नोटिस में तो कुछ भी दूसरा मैटर कुछ बोलेगा तो आप वहाँ पे आर्टिकल नहीं चिपका दे रखोगे।
आपका आंसर है आर्टिकल आप न्यूज़पेपर या मैगजीन में पब्लिश करवाते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, बेस्ट टॉपिक फॉर एन एनालिटिकल ऐसे इज। एनालिटिकल ऐसे के लिए बढ़िया सा टॉपिक क्या होता है, जैसे क्या रखेंगे आप? ऑप्शन है माई बेस्ट फ्रेंड, ऑप्शन बी है पिकनिक, ऑप्शन सी है रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी एंड ऑप्शन डी है माई हॉबी है सॉरी। तो बताइए कि सबसे बढ़िया एनालिटिकल ऐसे बोल रहा है ना, तो एनालिटिकल ऐसे में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, रोल ऑफ मीडिया एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल है अ गुड स्पीच शुड बी। बढ़िया सा स्पीच में क्या होना चाहिए? योर ऑप्शंस आर वेरी लॉन्ग होना चाहिए क्या? ऑप्शन बी है अनप्लान्ड होना चाहिए क्या? ऑप्शन सी है ऑडियंस ओरिएंटेड होना चाहिए क्या? और ऑप्शन डी है कैजुअल ओनली कैजुअल होना चाहिए, ऐसा है क्या? तो जब आप स्पीच डिलीवर कर रहे हो तो बहुत लंबा दोगे स्पीच तो सब भाग जाएंगे लोग उठ के। अनप्लान्ड रहेगा, कुछ भी बोल दोगे तो भी लोग भाग जाएंगे। कैसा होना चाहिए? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ऑडियंस ओरिएंटेड होना चाहिए। जो लोग सुनना चाहते हैं उसको, उस पर आप स्पीच दे रहे हैं तो लोग सुनेगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे शुड। ऑप्शन ए है कंफ्यूज रीडर्स, ऑप्शन बी है प्रेजेंट द मेन आइडिया, ऑप्शन सी है गिव कंक्लूजन एंड ऑप्शन डी है एड एग्जांपल्स। द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे, जब आप ऐसे को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कैसा होना चाहिए? रीडर को ही अगर आप कंफ्यूज कर दोगे तो रीडर पढ़ेगा ही नहीं। गिव कंक्लूजन, तो अब आपको ऐसे में कंक्लूजन इंट्रोडक्शन में नहीं देना है, नीचे दिया जाता है एंडिंग पार्ट में। ऐड एग्जाम्पल भी आपको इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल नहीं दे देना होता है, एग्जाम्पल आप मेन में देंगे, मिडिल पार्ट में देंगे। तो प्रेजेंट द मेन आइडिया, आपको ऑप्शन बी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रेजेंट द मेन आइडिया को आप वहाँ पर प्रस्तुत करके बताइए कि भाई मैं इस टॉपिक पे अब ये ऐसे लिखने वाला हूँ, तो मेरा टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। तो इंट्रोडक्शन में आपका प्रेजेंट ऑफ द मेन आइडिया होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है क्रिएटिव राइटिंग लॉज। क्रिएटिव राइटिंग में क्या अलाउ है? ऑप्शन ए है रिजिड फॉर्मेट, ऑप्शन बी है पर्सनल एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी है ओनली फैक्ट्स एंड ऑप्शन डी है टेक्निकल लैंग्वेज। तो क्रिएटिव राइटिंग की बात हो रही है ना, डोंट बी कंफ्यूज, क्रिएटिंग राइटिंग की बात हो रही है। आप खुद क्रिएट कर रहे हो तो कैसा अलाउ करता है भैया? अपना पर्सनल एक्सप्रेशन आप बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि खुद से क्रिएट कर रहे हैं ना, तो हम खुद से क्रिएट कोई भी बच्चा कहाँ से करेगा? अपना जो उसका जो पर्सनल एक्सप्रेशन है उसी को तो करेगा। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ कंक्लूजन शुड। कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज, कंक्लूजन में न्यू आइडिया को क्या इंट्रोड्यूस करोगे? ऑप्शन बी है समराइज द व्यू पॉइंट, ठीक है, ऑप्शन सी है व्यू बी इनकम्प्लीट, अधूरा ही छोड़ दो क्या, और ऑप्शन डी है एड डेटा। कंक्लूजन की बात हो रही है, कंक्लूजन में आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, उसको इनकम्प्लीट भी नहीं कर सकते, छोड़ सकते हो, क्योंकि कंक्लूजन खुद ही में कंप्लीट होने जा रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ कंप्लीट तब होता है कंक्लूजन डाल देते हैं वो फिर फिनिश हो जाता है। डेटा को ऐड नहीं करेंगे कंक्लूजन में, तो हम लोग क्या करेंगे? समराइज द व्यू पॉइंट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। कंक्लूजन में हम लोग समराइज कर देते हैं कि हमारा व्यू पॉइंट क्या है, हमने मेन मेन क्या बातें उस चीज़ में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है करेक्ट सेंटेंसेस। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कि चारों सेंटेंस में सबसे करेक्ट कौन है। सबसे पहला कह रहा है ही डिड नॉट न्यू, डिड के साथ न्यू नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही डिड नॉट नो हर, ही डज नॉट नो, न्यू हर कर दिया है, ठीक है, ये होता लेकिन न्यू कर दिया है। डज के साथ न्यू नहीं आएगा, प्रेजेंट टेंस का है। ही डिड नॉट नोज हर, यहाँ देखिए डिड के साथ नोज लगा दिया है, B5 का यूज कर दिया तो नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ही डिड नॉट नो हर। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द नाउन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें नाउन फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है बेस्ट, ऑप्शन बी है पॉलिसी, ऑप्शन सी है इज एंड ऑप्शन डी है ऑनेस्ट। इसमें बताइए कि नाउन कौन सा है? इसका सवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट से शुरू हो गया है, इज द बेस्ट पॉलिसी, और बेस्ट यहाँ पर क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री नाउन से पहले है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ सी इज राइटिंग अ लेटर। अब बताइए, सी इज राइटिंग अ लेटर है, आपको बताना है, इसको बनाना है। ये अभी एक्टिव वॉइस में है, आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा पैसिव वॉइस में। अ लेटर इज रिटर्न, अ लेटर इज रिटर्न
ऑप्शन बी है अ लेटर हैज बीन रिटन, ऑप्शन सी है अ लेटर इज बीइंग रिटन, ऑप्शन डी है अ लेटर वाज रिटन। तो सी इज राइटिंग। जब भी कंटिन्यूअस टेंस की बात हो तो आपको क्या ढूंढना है, बीइंग ढूंढना है, ठीक है। अ लेटर इज बीइंग रिटन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट प्रीपोजिशन बताइए। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, वो शौकीन है किसका, म्यूजिक का। बताइए कि यहाँ पर क्या फिल करेंगे। ऑप्शन है ऑफ, ऑप्शन बी है फोर, ऑप्शन सी है टू एंड ऑप्शन डी है विथ। तो फॉन्ड ऑफ होता है, क्या होता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। फिक्स प्रीपोजिशन में फॉन्ड ऑफ होता है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉज। यहाँ पर अब आपको फाइंड आउट करना है, एडवर्ब क्लॉज को फाइंड आउट करना है। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, ठीक है। एक सेंटेंस दिया दे दिया है, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं घर पहुंच जाऊँ, ठीक। बताना है कि एडवर्ब क्लॉज कौन सा है। व्हेन लगा हुआ है ना, पहचानने का तरीका देखिए। व्हेन, इसे पहचान। आई विल कॉल यू तो प्योर फ्यूचर टेंस का है, सिंपल फ्यूचर है। सो ऑप्शन बी, व्हेन आई रीच होम, यस। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्हेन आई रीच होम। ये एडवर्ब क्लॉज है। रीच होम, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। आई रीच मैं पहुंचता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर फाइंडिंग से सवाल आ गया है, फाइंड द एरर। सी इंजॉय टू सिंग, सी इंजॉयज टू सिंग, तो कौन सा बोल रहा है एरर है, सी एरर है या ऑप्शन बी इंजॉय एरर है, ऑप्शन सी टू सिंग एरर है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि कुछ एरर ही नहीं है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू सिंग, ठीक है। वेयर इन्फिनेटिव लगा दिया है, टू के साथ इन्फिनेटिव लगा दिया है, यही इसकी गलती है। अगला सवाल है, करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फाइंड आउट करना। ही सेड आई एम टायर्ड, तो ही सेड यहाँ तक तो सही है, ही सेड। उसके बाद आई एम टायर्ड, आई मैं खुद के लिए बोल रहा था, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ही सेड ही इज टायर्ड, ऑप्शन बी है ही सेड ही वॉज टायर्ड, ऑप्शन सी है ही सेज ही वॉज टायर्ड, एंड ऑप्शन डी है ही सेड आई वॉज टायर्ड। आई का आई तो नहीं हो जाएगा, उसने कहा कि मैं थका हुआ हूँ, तो आपको कैसा बनाना है, उसने कहा कि वो थका हुआ है, थका हुआ था, सो ही वॉज टायर्ड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए तो जरा, ऑप्शन बी, ही सेड ही वॉज टायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, identify the conjunctions. Again we have our sentence and find out the conjunction. He was tired but he continued, वो थका हुआ था, इसके बाद भी वो लगातार कंटिन्यू काम को कर रहा था। ऑप्शन से ऑप्शन ए है ही, ऑप्शन बी है वॉज, ऑप्शन सी है बट, और ऑप्शन डी है कंटिन्यूड। बताना है कि इसमें जो करेक्ट कंजंक्शन है वो कौन सा है। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बट, ऑप्शन सी, बट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, पैरेललिज्म रिलेट्स टू। ऑप्शन है वॉइस, ऑप्शन बी है सेंटेंस बैलेंस, ऑप्शन सी है टेंस, एंड ऑप्शन डी है मूड। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सेंटेंस को बैलेंस करने से रिलेटेड है पैरेललिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स क्या होता है। ऑप्शन है क्लैरिटी, ऑप्शन बी है अननेसेसरी रिपीटेशन, ऑप्शन सी है एक्यूरेसी, एंड ऑप्शन डी है करेक्शन। तो रिडंडेंसी का मतलब होता है अननेसेसरी रिपीटेशन, बिना मतलब का किसी चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना है। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू द, विलियम शेक्सपियर जो हैं वो किस एज से बिलोंग करते हैं, रिलेटेड हैं वो। आपके ऑप्शन से रोमांटिक एज, ऑप्शन बी है विक्टोरियन एज, ऑप्शन सी है एलिजाबेथन एज, एंड ऑप्शन डी है मॉडर्न एज। बहुत ही प्यारा सा और बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, और आई थिंक कि सबको इसका आंसर आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोग इस बैफल में ना रहें कि बहुत सिंपल है तो नहीं आएगा। सिंपल से सिंपल सवाल भी आ जाते हैं, और किसी भी एग्जाम में दो चार सिंपल क्वेश्चन तो होते ही हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एलिजाबेथन एज, और उसको गोल्डन एज भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर इज रिटन बाय। द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर किसने लिखा है। आपके ऑप्शन हैं वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी है कॉलरिज, ऑप्शन सी है किट्स, एंड ऑप्शन डी है पोप्स। बताना है कि द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, वो थ्री विच वाली स्टोरी किसने लिखी है, जिसमें वो बंदा मैरिज में जा रहा, तीन शादी में जा रहे गेस्ट को रोक करके अपनी कहानी को सुनाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये लिखा है एस टी कॉलरिज ने। द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर इज रिटन बाय एस टी
कॉलेरिज, इसका पूरा नाम क्या है? एस टी कॉलेरिज। ठीक है। अगला सवाल है टी एस एलियट से रिलेटेड है कि टी एस एलियट एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन है रोमेंटिसिज्म, ऑप्शन बी है मॉडर्निज्म, ऑप्शन सी है क्लासिज्म एंड ऑप्शन डी है रियलिज्म। तो बताइए कि कौन से एज से टी एस एलियट रिलेटेड है और एसोसिएटेड है। आई थिंक कि अगेन ये बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा मॉडर्निज्म से। ये 19th सेंचुरी के राइटर हैं और मॉडर्निज्म से रिलेटेड हैं। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलिवर ट्विस्ट डील्स विथ, ऑलिवर ट्विस्ट जो होते हैं वो किससे डील करते हैं, किस तरह के पोयम को, किस तरह के वर्क्स से वो डील करते हैं। आपके ऑप्शन है नेचर, ऑप्शन बी है वॉर, ऑप्शन सी है सोशल इंजस्टिस एंड ऑप्शन डी है फैंटेसी। तो हम लोग को पता है कि ऑलिवर ट्विस्ट जो है वो सोशल इंजस्टिस की बात करते हैं, उनसे ये डील करते हैं, उस तरह के वर्क को डील करते हैं। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है आर के नारायण फिक्शनल टाउन इज, मैंने बताया है कि आर के नारायणा का फिक्शनल टाउन का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है कंथापुरा, ऑप्शन बी है मालागुड़ी, ऑप्शन सी है आयमेनन एंड ऑप्शन डी है आनंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालगुड़ी। आर के नारायणा का फिक्शनल टाउन ही मालगुड़ी रहता है। अगला सवाल कह रहा है कुली, कुली इज रिटन बाय, कुली वर्क को किसने लिखा है। आपके ऑप्शन है राजा राव, ऑप्शन बी है मुल्क राज आनंद, ऑप्शन सी है अनीता देसाई एंड ऑप्शन डी है विक्रम सेठ। तो कुली को किसने लिखा है? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, मुल्क राज आनंद जी ने लिखा है। अगला सवाल है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग इज रिटन बाय, आपके ऑप्शन है अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी है अनीता देसाई, ऑप्शन सी है झुम्पा लहरी एंड ऑप्शन डी है किरण देसाई। इसका आंसर बहुत ही प्यारा है, इसका आंसर है अरुंधति रॉय मैम को मिला है द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है और ये इनका वर्क है अरुंधति रॉय जी का। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करेंगे चिनवा आचबे की। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिनवा आचबे इज फेमस फॉर, किसके लिए चिनवा आचबे को जाना जाता है? द अल्केमिस्ट, ऑप्शन बी है थिंग्स फॉल अपार्ट, ऑप्शन डी है द काइट रनर एंड ऑप्शन डी है बीलवेड। इसका बहुत ही फेमस वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, थिंग्स फॉल अपार्ट की इनका बढ़िया वर्क है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है मैजिकल रियलिज्म इज एसोसिएटेड विथ, मैजिकल रियलिज्म किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है नेरूडा से, ऑप्शन बी है आचबे से, ऑप्शन सी है गैब्रिया मार्किस से और ऑप्शन डी है हुसैनी से। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। तो आप लोग याद रखने की कोशिश करिएगा कि जब भी बात आप करें मैजिकल रियलिज्म की, तो मैजिकल रियलिज्म एसोसिएटेड है गार्सिया मार्किस से। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है द काइट रनर इज रिटन बाई, एक बॉक्स और आया है जिसमें है कि द काइट रनर नाम का है, कह रहा है किसने लिखा है। आपके ऑप्शन है खालिद हुसैनी, ऑप्शन बी है औरहान पामुक, ऑप्शन सी है पेब्लो नेरूडा एंड ऑप्शन डी है इशाबेल एलएनडी। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए खालिद हुसैनी। खालिद हुसैनी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला सवाल है मुल्क राज आनंद नॉवेल मेनली फोकस ऑन, मुल्क राज आनंद जी के जो नॉवेल है वो मेनली किस पर फोकस करते थे? आपके ऑप्शन है साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन बी है सोशल रियलिज्म एंड ऑपरेशंस, ऑप्शन सी है माइथोलॉजिकल थीम्स एंड ऑप्शन डी है फैंटेसी। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद का जो वर्क है वो मेनली फोकस करता है सोशल रियलिज्म एंड ऑपरेशंस में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कह रहा है राजा राव कंथापुरा इज नरेटेड थ्रू, जो राजा राव जी का लिखा हुआ वर्क है कंथापुरा, वो नरेटेड थ्रू किसके द्वारा नरेटेड किया गया? ऑप्शन है फर्स्ट पर्सन नरेशन, ऑप्शन बी है ओमनिसियंट नरेशन, ऑप्शन सी है अ विलेज ग्रैंड मदर एंड ऑप्शन डी है मल्टीपल नरेटर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कंथापुरा को किसने सुनाया था? राजा राव जी का जो ये वर्क है कंथापुरा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक गांव की दादी माँ ने सुनाया है, नरेट किया है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सन्स एंड लवर्स बहुत ही फेमस वर्क है, सन्स एंड लवर्स इज रिटन बाय, किसने लिखा है इनको? आपके ऑप्शन है डीएच लॉरेंस, ऑप्शन बी है ई एम फॉस्टर्स एंड ऑप्शन सी है जोसेफ कॉनार्ड, ऑप्शन डी है एल्डुअस हैक्सले। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी कमेंट बॉक्स पर आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि आपको भी पता चल सके कि आपकी जो रिवीजन है वो कितनी अच्छी हो रही है, कितनी अच्छी है, कहाँ तक आप लोग कर पा रहे हैं, है ना। सेल्फ चेक करिए, खुद को भी चेक करिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी एच लॉरेंस ने लिखा है सन्स एंड द लवर्स। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक इज एसोसिएटेड विथ,
तो ये जो टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, ये टेक्निक किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन बी है वर्जीनिया वुल्फ, ऑप्शन सी है थॉमस हार्डी एंड ऑप्शन डी है जॉर्ज एलियट। सो योर वेरी करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज वर्जीनिया वुल्फ से ये टेक्निक एसोसिएटेड है। अगला सवाल की बात करेंगे, वेटिंग फॉर गोडॉट जो है वो ओरिजिनली रिटन इन किस लैंग्वेज में ओरिजिनली वो लिखा गया है? ऑप्शन से इंग्लिश, ऑप्शन बी है जर्मन, ऑप्शन सी है फ्रेंच एंड ऑप्शन डी है स्पेनिश। तो किस लैंग्वेज में वेटिंग फॉर गोडॉट लिखा गया है? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज फ्रेंच में लिखा गया है ये, फ्रेंच में। अगले सवाल की बात करेंगे, टी एस एलियट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किससे रिलेटेड है? ऑप्शन से इमेजरी से, ऑप्शन बी है इमोशंस एक्सप्रेस्ड थ्रू सिचुएशन एंड ऑप्शन डी है सिंबोलॉजी, सिंबोलॉजी क्या है सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म ओनली एंड ऑप्शन डी है ड्रामेटिक मोनोलॉग। किससे संबंधित है ये? तो टी एस एलियट का ये कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव रिलेटेड है ऑप्शन बी से, ऑप्शन बी दैट इज इमोशंस एक्सप्रेस्ड थ्रू सिचुएशन। अगला सवाल है, विच नॉवल बाय चार्ल्स डिकन्स इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल? चार्ल्स डिकन्स की कौन सी नॉवेल सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है? आपके ऑप्शन है ओलिवर ट्विस्ट, ऑप्शन बी है डेविड कॉपरफील्ड, ऑप्शन डी है ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड ऑप्शन डी है हार्ड टाइम्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज डेविड कॉपरफील्ड। चार्ल्स डिकेंस की बहुत ही अच्छे वर्क्स में से एक है डेविड कॉपरफील्ड। अगला सवाल की बात करेंगे, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज कॉइन्ड बाय। एक टर्म दिया गया है इंग्लिश लिटरेचर में नेगेटिव कैपेबिलिटी, और बोला गया है कि किसके द्वारा वो कॉइंड किया गया है, दिया गया है। आपके ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी है कॉलरिज, ऑप्शन सी है जॉन किट्स एंड ऑप्शन डी है शेले। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन किट्स, जिनकी डेथ बहुत ही अर्ली एज में हो गई थी, 22-23 साल की उम्र में जिनकी डेथ हो जाती है। बहुत ही अच्छे राइटर थे ये, और इन्होंने ही ये नेगेटिव कैपेबिलिटी को कॉइंड किया है। अगला सवाल है, सैमुअल जॉनसन्स प्रीफेस टू शेक्सपियर। सैमुअल जॉनसन्स का एक वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर, इम्फेसाइजेस किनको इम्फेसाइज करता है? आपके ऑप्शंस हैं क्लासिकल रूल्स, ऑप्शन बी है मोरल इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन सी है फेथफुलनेस टू ह्यूमन नेचर एंड ऑप्शन डी है पॉलिटिकल आइडियाज। तो बताइए, सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर किसको इम्फेसाइज करता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फेथफुलनेस ऑफ ह्यूमन नेचर को यहाँ इम्फेसाइज किया जा रहा है सैमुअल जॉनसन के प्रीफेस टू शेक्सपियर के जरिए। अगला सवाल है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम प्ले। शेक्सपियर के किस प्ले को प्रॉब्लम प्ले बोला जाता है? आपके ऑप्शन है मैकबेथ, ऑप्शन बी है हेमलेट, ऑप्शन सी है मेजर फॉर मेजर एंड ऑप्शन डी है जूलियस सीजर। तो बताइए, प्रॉब्लम प्ले किसको कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा मेजर फॉर मेजर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, मेजर फॉर मेजर। अगला सवाल की बात करेंगे, पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू। पैराडाइज लॉस्ट को कितने बुक में डिवाइड किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 10 बुक्स, ऑप्शन बी है 11 बुक्स, ऑप्शन सी है 12 बुक्स एंड ऑप्शन डी है 14 बुक्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसको कितने बुक्स में किया गया है, 12 बुक्स में उसको किया गया। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, पैराडाइज लॉस्ट को 12 बुक्स में डिवाइड किया गया है। अगला है, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग इज रिटन बाय। इसको हमने किया है ना अभी, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुंधति रॉय, जिनको कि नोबेल पुरस्कार भी मिला है इस स्टोरी के लिए स्पेशली मिला है, गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग, इस वर्क के लिए इनको मिला है। अगला सवाल अनीता देसाई जी से आता है, अनीता देसाई इस नॉवल मेनली डील्स विथ। अनीता देसाई ने किस तरह के नॉवल लिखे हैं? उनके नॉवल में आपको ज़्यादातर क्या दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, ऑप्शन डी है साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन डी है माइथोलॉजिकल थीम्स एंड ऑप्शन डी है हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो आपने देखा है अनीता देसाई के जैसा कि क्राई द पीकॉक है और भी स्टोरीज हैं, उसमें आपने क्या देखा है उनके नॉवेल्स में? वो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में रहती हैं, यहाँ तक कि अपने पति को भी वो चाकू मार देती हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है उनके माइंड में, उनके दिलो दिमाग में। अगला सवाल है, अ सुटेबल बॉय इज ऑथर्ड बाय। अ सुटेबल बॉय का ऑथर कौन है? आपके ऑप्शन हैं अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी है विक्रम सेठ, ऑप्शन सी है सलमान रुश्दी एंड ऑप्शन डी है अमिताभ घोष। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। आप लोग भी इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में करिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी विक्रम सेठ। अगला सवाल है, विच पोइट इज नॉन फॉर वॉर पोइट्री। वॉर पोइट्री के नाम से किनको जाना जाता है? आपके ऑप्शन से ईट्स, डब्ल्यू बी ईट्स, ऑप्शन बी है
विल्फ्रेड ओवन, ऑप्शन सी है अर्डेन एंड ऑप्शन डी है लर्किन। बताइए कि वॉर पोइट किसको कंसीडर किया जाता है। आपका ऑप्शन आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विल्फ्रेड ओवन हो जाएगा आंसर। अगला है हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। अच्छा, 1913 में नोबेल प्राइज किनको मिला है। आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है डब्ल्यू बी ईट्स, ऑप्शन सी है जॉर्ज बर्नार्ड शो एंड ऑप्शन डी है टी एस एलियट। तो आपको बताना है 1913। इसको आप लोग याद रखिए, कीवर्ड है 1913 में एक ही आदमी को मिला है जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको किस लिए मिला था, इनकी बहुत ही एक स्पिरिचुअल बुक आई थी गीतांजलि, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज इनको मिला है 1914 में, गीतांजलि के लिए। अगला सवाल है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इज मार्क्ड बाय। आपके ऑप्शन है ऑर्डर एंड हार्मनी, ऑप्शन बी है फ्रेगमेंटेशन एंड आयरनी, ऑप्शन सी है क्लासिकल रूल्स, ऑप्शन डी है मोरल सर्टेनिटी। बताइए कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर किसको मार्क कर रहा है। इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज फ्रेगमेंटेशन एंड आयरनी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगला सवाल कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन का ऑथर कौन है। आपके ऑप्शन है अमिताभ घोष, ऑप्शन बी है सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी है वी एस नायपॉल एंड ऑप्शन डी है रोहितन मिस्त्री। तो मिड्स नाइट चिल्ड्रन की बात करेंगे, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सलमान रुश्दी। बच्चों पर बड़ी कहानियाँ लिखे हैं सलमान रुश्दी। वेटिंग फॉर गोडोट वॉज ओरिजिनली रिटन इन। वेटिंग फॉर गोडोट किस में लिखा है। आपके ऑप्शन है इंग्लिश, ऑप्शन बी है जर्मन, ऑप्शन सी है फ्रेंच एंड ऑप्शन डी है स्पेनिश। आई थिंक ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्रेंच। अगला सवाल है विच एज फॉलोड द विक्टोरियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, किस एज को हम लोग फॉलोड द विक्टोरियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर में कौन फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब किसके बाद आ रहा है। ठीक, आपके ऑप्शन है रोमांटिक एज, ऑप्शन बी है मॉडर्न एज, ऑप्शन सी है अगस्टन एज एंड ऑप्शन डी है रेनेसां। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडर्न एज है ना। आंसर बी विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज मॉडर्न एज। अगला सवाल है हु रोट क्लियर लाइट ऑफ डे। क्लियर लाइट ऑफ डे किसने लिखा है। आपके ऑप्शन है अनीता देसाई, ऑप्शन बी है कमला दास, ऑप्शन सी है अरुंधति रॉय, ऑप्शन डी है शशि देश पांडे। तो क्लियर लाइट ऑफ द डे किसने लिखा है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज अनीता देसाई जी ने लिखा है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, अनीता देसाई जी। द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज एसोसिएटेड विद। बताइए कि ये जो वर्ड है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटेड, ये किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है एजरा पॉन्ड, ऑप्शन बी है टी एस एलियट, ऑप्शन सी है आई ए रिचर्ड्स एंड ऑप्शन डी है क्लिंथ ब्रूक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी एस एलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को इससे ये एसोसिएटेड है, संबंधित है। ऑप्शन बी, दैट इज टी एस एलियट। अगला सवाल है विच नॉवल बाई ई एम फोस्टर डील विद द रेशियल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ई एम फोस्टर का कौन सा नॉवल है जो रेशियल कॉन्फ्लिक्ट से डील करता है। आपके ऑप्शन है हार्वर्ड एंड, ऑप्शन बी है अ पैसेज टू इंडिया, ऑप्शन सी है अ रूम विथ अ फ्यू एंड ऑप्शन डी है मॉरिश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया, ऑप्शन बी। ये क्या करता है, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट से डील करता है। अगला सवाल है एनिमल फॉर्म इज एन एलेगरी ऑफ द। एनिमल फॉर्म, ये जो एलेगरी है वो क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से है, रशियन रेवोल्यूशन से है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से है और ग्लोरियस रेवोल्यूशन से है। फार्म एनिमल किससे एसोसिएटेड है, तो ये आपका रशियन से है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी रशियन रेवोल्यूशन से है। अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग इज मेटाफिजिकल पोइट्स। चार ऑप्शन हैं, चारों में से बताना है कि इसमें से मेटाफिजिकल पोइट्स कौन से हैं। आपके ऑप्शन है जॉन डन, ऑप्शन बी है जॉन ड्राइडन, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर पोप एंड ऑप्शन डी है थॉमस ग्रे। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जॉन डन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। जॉन डे इज रिलेटेड टू मेटाफिजिकल पोइट। अगला सवाल है द वेसेक्स नॉवेल्स आर रिटन बाय। वेसेक्स नॉवल किसने लिखा है, तो सेसेक्स वेसेक्स ये सब नॉवल किसने लिखा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी ने लिखा है वेसेक्स नॉवल। उसके बाद अगला है थिंग्स फॉल अपार्ट प्राइमरली रिस्पॉन्ड टू। ऑप्शंस आर मॉडर्निज्म, ऑप्शन बी रोमांटिसिज्म, ऑप्शन डी colonial misrepresentation of Africa एंड ऑप्शन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो योर करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉलोनियल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ अफ्रीका।
अगला सवाल है ड्रामेटिक मोनोलॉग एज अ पोएटिक फॉर्म इज ड्रामेटिक मोनोलॉग एज अ पोएटिक फॉर्म इज एसोसिएटेड विद। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जिससे कि ब्राउनिंग रिलेटेड है, कह रहा है कि ये जो है ये किससे रिलेटेड है? आपके आंसर्स हैं टेनिसन, ऑप्शन बी है ब्राउनिंग, ऑप्शन सी है आर्नोल्ड एंड ऑप्शन डी है हॉपकिंस। तो ये आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, दैट इज ब्राउनिंग। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स के लेखक कौन है? ऑप्शन हैं जॉर्ज एलियट, ऑप्शन बी है चार्ल्स डिकन्स, ऑप्शन सी है थॉमस हार्डी एंड ऑप्शन डी है एलिजाबेथ गैस्किल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हार्डी, थॉमस हार्डी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। थॉमस हार्डी का है हार्ड टाइम्स, उन्होंने लिखा है। सॉरी, डेविड कॉपरफील्ड थॉमस हार्डी ने लिखा है। हार्ड टाइम्स आपके चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है। हार्ड टाइम्स चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है। द वेस्टलैंड वाज फर्स्ट पब्लिश इन। वेस्टलैंड का पहला पब्लिश कौन सा था? इसका पहला बुक कब पब्लिश हुआ था? ऑप्शन है 1918, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1922 एंड ऑप्शन डी है 1925। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी 1922 में द वेस्टलैंड पहली बार पब्लिश हुआ। अगला है विच पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन किट्स। चार ऑप्शन हैं, बताना है कि कौन सा पोएम है जो जॉन किट्स के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। आपके ऑप्शन हैं ऑड ऑन अ ग्रेशियन ऑर्न, ऑप्शन बी है ऑड टू नाइटिंगेल, ऑप्शन सी है द प्रील्यूड एंड ऑप्शन डी है टू ऑटम। ठीक है, बहुत बढ़िया सा सवाल है। कह रहा है कि ऑड ऑन ग्रेशियन ऑर्न किट्स नहीं लिखा है, ऑड टू नाइटिंगेल किट्स नहीं लिखा है, एक द नाइटिंगेल है उसको किसी और ने लिखा है। द नाइटिंगेल वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, एक द नाइटिंगेल कॉलरिज ने भी लिखा है। टू ऑटम ये भी जॉन किट्स ने लिखा है। तो द प्रील्यूड नहीं लिखा है क्योंकि ऑप्शन सी द प्रील्यूड वर्ड्सवर्थ का है। द प्रील्यूड एक कोलेबरेटिंग वर्क है जिसमें आपके विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज का दोनों का वर्क उसमें इंक्लूड है, द प्रील्यूड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है आर्म्स एंड द मैन इज डिस्क्राइब्ड एज। आर्म्स एंड द मैन ये किसकी वर्क है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आर्म्स एंड द मैन इनके राइटर कौन है? कह रहा है इज डिस्क्राइब्ड एज, किस तरह से डिस्क्राइब है? जैसे रोमांटिक ट्रेजिडी को डिस्क्राइब किया है क्या, हेरोइक ड्रामा को किया है क्या, या एंटी रोमांटिक कॉमेडी को किया है, या फिर हिस्टोरिकल प्ले। तो किस तरह के ड्रामा को वर्क्स को इन्होंने डिस्क्राइब किया है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एंटी रोमांटिक कॉमेडी को ये डिस्क्राइब करते हैं। अगला सवाल है हु कॉइन द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी का टर्म किसने कॉइन किया है? आपके ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी है कॉलरिज, ऑप्शन सी है कीट्स एंड ऑप्शन डी है शेले। तो इनको ऑप्शन सी जॉन कीट्स ने कॉइन किया है। अगला है आप पोएम डीलिंग विथ रूरल लाइफ एंड सैपर्ट्स। अब बताइए, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। कह रहा है ये पोएम है डीलिंग विद द रूरल लाइफ, जो गांव के देहाती लोगों को डील कर रहा है, और सैफर्ट्स को, गडेरियो को। बताइए वो किस तरह का पोयम है? ऑप्शन से बैलेड है क्या, ऑप्शन बी है पोस्टोरल है, ऑप्शन सी है एलेगी है, या ऑप्शन डी है सोनेट है। तो जब भी बात आ जाए रूरल लाइफ की और सैफर्ड की, कीवर्ड है, ये सब की पॉइंट है, तो आप पोस्टोरल आंख बंद करके लगाइए, दैट इज ऑप्शन बी पोस्टोरल। अगला है अ शॉर्ट मोरल स्टोरी विथ एनिमल एज। एनिमल का छोटा छोटा कहानी किससे है? एज अ कैरेक्टर। ठीक है, तो जिस कहानी का हीरो या नायक कोई एनिमल हो, इस तरह की कहानी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गेरी बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, फैबल बोलते हैं, या पैरेबल बोलते हैं। तो छोटी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी में जब एनिमल मुख्य कैरेक्टर में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैबल बोलते हैं। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी फैबल। अगला सवाल कर रहा है लिटरेरी वर्क दैट रिडिकुलस ह्यूमन फॉलीज टू ब्रिंग रिफॉर्म। लिटरेरी वर्क दैट रिडिकुलस ह्यूमन फॉलीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस तरह का वो व्यंग करता है? आपके ऑप्शन हैं आयरनी है, सटायर है, पेरोडी है, या कॉमेडी है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सटायर है। वो कैसा है? व्यंग्यात्मक है, सटायर करता है। अगला है अ पोएम एक्सप्रेसिंग पर्सनल इमोशंस एंड फीलिंग्स। ऐसा पोएम जिसमें आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्या होता है वो? आपके ऑप्शन है एपिक, ऑप्शन बी है लिरिक, ऑप्शन सी है सटायर एंड ऑप्शन डी है एलिगी। तो आपको पता है एलिगी किसी की मौत पे लिखा जाता है, सटायर बैंक किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज लिरिक होगा इसका आंसर। लिरिक पोएम होता है वो, ऑप्शन बी। पर्सनल इमोशंस की बात आए तो लिरिक पोएम है। अगला है लॉन्ग नरेटिव पोएम सेलिब्रेटिंग हीरोइक डीड्स। तो लॉन्ग नरेटिव पोएम को
किस तरह का होता है? ऑप्शन से लिरिक, ऑप्शन बी है बैलेड, ऑप्शन सी है एपिक एंड ऑप्शन डी है पोस्टोरल। ठीक है, तो लंबा नैरेटिव पोएम की बात कर रही है तो वो है आपका एपिक हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एपिक में हो गया है रामायण, महाभारत, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब आते हैं, तो ये सब लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, इसको एपिक बोलते हैं। अगला है स्पीच डिलीवर बाय, एक स्पीच है डिलीवर किया जा रहा है, अ कैरेक्टर अलॉन स्टेज रिवीलिंग इनर थॉट्स। स्टेज पे एक बंदा खड़ा होकर के अपने इनर फीलिंग्स को खुद ही बोल रहा है और खुद ही सुन रहा है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है मोनोलॉग, ऑप्शन बी है डायलॉग, ऑप्शन सी है सॉलिलोक्वी एंड ऑप्शन डी है प्रोलॉग। तो जब कोई बंदा खुद ही स्पीच दे देकर डिलीवर कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन सी, दैट इज सॉलिलोक्वी कहते हैं उसको हम लोग। खुद ही बोलकर खुद ही सुनता है, ऑडियंस नहीं सुनती है उसको। ऑडियंस सुनती है लेकिन और जो उस ड्रामे में और जो कैरेक्टर है वो नहीं सुन पाता है। ऑडियंस तो सुनता है क्योंकि ऑडियंस सुनेगा तभी तो पता चलेगा, अच्छा ये सोच रहा है, ये बात ये सोच रहा है, किसी का मर्डर का प्लान बना रहा है तो ऑडियंस तो सुनती है कि ठीक है मुझे फला को मारना है। तो ऑडियंस सुनती है कि हाँ, ऑडियंस जानती है कि अभी जाएगा तो हाँ मारेगा। लेकिन उस ड्रामे के अंदर जो कैरेक्टर है उनको नहीं पता होता है कि ये क्या सोच रहा है। वो होता है सॉलिलोक्वी। अ पोएम रिटन इन मेमोरी ऑफ अ डेड पर्सन। अच्छा, कह रहा अ पोएम रिटन इन द मेमोरी ऑफ द डेड पर्सन, किसी मरे हुए आदमी की याद में जो पोएम लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑड कहते हैं क्या? एलेगी कहते हैं या सोनेट कहते हैं या फिर बैलेड कहते हैं? तो किसी की भी मौत पर जो लिखा जाने वाला पोएम है उसको हम लोग एलेगी कहते हैं, क्योंकि एलेगी में हम लोग दुःख, शोक व्यक्त करते हैं। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है स्पीच बाय अ सिंगल कैरेक्टर इन अ प्ले। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर किसी भी प्ले में स्पीच दे रहा है, लॉन्ग स्पीच दे रहा है, ठीक है? तो वो क्या होता है? क्या है आपके ऑप्शंस हैं? सॉलिलोक्वी है, मोनोलॉग है, असाइड है एंड कोरस है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोलॉग होता है, हुआ ना? लॉन्ग नैरेटिव, लॉन्ग स्पीच में क्या होता है आंसर? लॉन्ग में मोनोलॉग हो जाएगा। अगला सवाल है असर्शन रीजन का है। सवाल है चार्ल्स डिकन्स फोकस्ड ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। चार्ल्स डिकन्स सोशल प्रॉब्लम्स को फोकस करते हैं एंड ही हाइलाइटेड पॉवर्टी एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन इन हिज नॉवल, कि वो अपने नॉवल में चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और गरीबी को दर्शाते हैं। अब आपको बताना है कि कौन-सा सही है, दोनों सही है या एक सही है, या अगर दोनों सही भी है तो आर उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, तो आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये दोनों बातें सही है। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अगले सवाल की बात करेंगे, अगेन है, कह रहा है टी.एस. एलियट इज़ मॉडर्न पोएट, ठीक है? एंड हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट फ्रेगमेंटेशन एंड स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। तो अब आपको बताना है कि क्या दोनों सही है? और दोनों सही है तो क्या एक-दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? या फिर दोनों गलत है या ए गलत है? इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ, ए सही है और ये दोनों बात सही है। कि टी.एस. एलियट मॉडर्न पोएट थे, ठीक है? एंड हिज पोएट्री किसको रिफ्लेक्ट करती थी? तो स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को रिफ्लेक्ट करती थी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड पोएट्री शुड यूज़ कॉमन लैंग्वेज, सही है? क्या वर्ड्सवर्थ ऐसा बिलीव करते थे कि जो हम लिख रहे हैं, वो एकदम सिंपल और सरल लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि सभी कोई समझ पाए, तब तो पढ़ेगा। ही वांटेड पोएट्री टू बी एक्सेसिबल टू ऑर्डिनरी पीपल, और ये पोएट्री ऑर्डिनरी पीपल तक भी पहुँचे और वो भी एक्सेसिबल कर सके, मतलब उस तक पहुँच हो सके। एक्सेसिबल का मतलब होता है कि कॉस्ट कम रखे कि पहुँच उस तक भी हो सके। नहीं तो पता चलेगा जो गरीब लोग हैं वो बुक ही नहीं खरीद पा रहे तो पढ़ेंगे कहाँ से? तो उन्होंने इस चीज़ को माना है, तालमेल बना के रखा है। इसमें भी आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि दोनों बातें सही बोली जा रही है। वर्ड्सवर्थ कुछ ऐसा ही सोचते थे। शेक्सपियर तो और भाई साहब थे, वो तो इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं कि ड्रामा लिखते-लिखते ही वो इतने फेमस हो गए। वेटिंग फॉर गोडोट रिप्रेजेंट द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ठीक? ऑप्शन रीजन कह रहा है द प्ले शोज मीनिंगलेस एक्शंस एंड लैक ऑफ लॉजिकल पॉइंट प्लॉट। दोनों बातें सही है। गोडोट की कहानी कैसी है कि बंदा पेड़ के नीचे खड़ा होकर किसी का वेट कर रहा है जो कि कभी आया ही नहीं। एकदम थिएटर कैसा है, अवसर टाइप का है। और कह रहा है कि एकदम मीनिंगलेस है, कोई मतलब ही नहीं बनता, किसी का वेट कर रहा है, अननोन पर्सन का वेट कर रहा है जो नहीं आ रहा है ना? और लैक ऑफ लॉजिकल प्लॉट, उसमें कोई लॉजिकल प्लॉट ही नहीं है। तो दोनों बातें सही हैं। तो इसका आंसर अगेन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है शेक्सपियर इज एसोसिएटेड विद द एलिजाबेथन एज, एकदम करेक्ट। एंड रीजन कह रहा है मोस्ट ऑफ हिज मेजर प्लेज वर रिटन ड्यूरिंग क्वीन एलिजाबेथन रेन, ये जब क्वीन एलिजाबेथ थी उसी समय इनके सारे प्ले मोस्ट ऑफ द प्लेस लिखे गए हैं। ठीक है, ये भी असर्शन रीजन का है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग देख लीजिए, डोंट बी कंफ्यूज। इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि दोनों बातें सही है और जो आर है एक ही सही एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है। अगला है पैराडाइज लॉस्ट इज कंसीडर्ड अ क्लासिकल एपिक, ठीक है? तो पैराडाइज लॉस्ट को एक एपिक ही तो माना जाता है। एंड इट फॉलोज एपिक कन्वेंशंस लाइक
इनवोकेशन एंड ग्रांड थीम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि दोनों बातें सही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच पोइट इज नॉन फॉर वॉर पोइट्री। वॉर पोइट्री के नाम से किनको जाना जाता है? कौन सा पोइट है जो वॉर पोइट्री के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ईट्स, ऑप्शन बी है विल्फ्रेड ओवन, ऑप्शन सी है अर्डेन और ऑप्शन डी है लर्किन। तो किस पोइट को हम लोग वॉर पोइट्री के नाम से जानते हैं? वो है विल्फ्रेड ओवन। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अगेन ये रिपीट हो गया है, हमने इसको देखा है। हम्म अगला है द वेस्टलैंड वॉज फर्स्ट पब्लिश इन। पहली बार वेस्टलैंड कब पब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी 1992 में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। विच पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन किट्स। कौन सा पोएम है जो जॉन किट्स के द्वारा नहीं लिखा गया है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ऑड टू अ नाइटिंगल, ऑप्शन सी है द प्रिल्यूड एंड ऑप्शन डी है टू ऑटम। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्रिल्यूड। ये इनका नहीं, ये वर्ड्सवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर इज नॉन एज द, किस लिए वो जाने जाते थे? आपके पास चार ऑप्शन हैं, आपको करेक्ट वन फाइंड आउट करना है। तो किस लिए वो जाने जाते थे? ऑप्शन ए है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के लिए, ऑप्शन बी है नेशनल पोइट, ऑप्शन सी है बार्ड ऑफ एवॉन और ऑप्शन डी है लेक पोइट। किसके लिए वो जाने जाते थे? तो आपका ऑप्शन सी इसका विल बी करेक्ट आंसर। वो जाने जाते थे बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 की बात करेंगे। द एलिजाबेथन एज इज ऑल्सो कॉल्ड द। फर्स्ट ऑप्शन है रोमांटिक एज, बी है ऑगस्टन एज, सी है गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड डी है विक्टोरियन एज। तो हम लोग जानते हैं कि शेक्सपियर किस एज से रिलेटेड है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट विल बी गोल्डन एज, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज अ ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर। 4 ऑप्शन हैं, उनमें से बताना है कि विलियम शेक्सपियर का ट्रेजेडी कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन बी है द टेम्पेस्ट, ऑप्शन सी है हैमलेट और ऑप्शन डी है एज यू लाइक इट। तो ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है ना। ट्रेजेडी की बात अगर कर रहा है वो भी विलियम शेक्सपियर की, तो सबको पता है कि उनके मोस्ट फेमस 4 ही ट्रेजेडी हैं जिसमें कि एक हैमलेट आता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है टू बी और नॉट टू बी। ये कोटेशन है, किसके द्वारा बोला गया? इज अ फेमस लाइन फ्रॉम। तो कौन से ट्रेजेडी से लिया गया है ये? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ओथेलो, ऑप्शन बी मैकबेथ, ऑप्शन सी हैमलेट और ऑप्शन डी किंग लीयर। तो टू बी और नॉट टू बी कौन कहता है? ये खुद हैमलेट कहते हैं ना, उनके अंकल क्लाउडियस को मारना है कि नहीं मारना है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 5 है शेक्सपियर मेनली रोट हिज प्लेस इन। You have 4 options. First one is prose, option B blank verse, option C heroic couplets and option D free verse. So as we know that वो हमेशा blank verse में लिखा करते थे। Option B will be your correct answer. That will be blank verse. Question number 6. Blank verse means, blank verse का मतलब क्या होता है? Options are rhymed poetry, option B prose style, option C unrhymed iambic pentameter and option D that is narrative poets. So your answer will be option C unrhymed iambic pentameter. क्वेश्चन नंबर 7। ये सारे क्वेश्चन आपके अपकमिंग KVS NVS और EMRS का जो Tier 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। TGT हो या PGT हो, बात अगर इंग्लिश लिटरेचर की करेंगे तो क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे, क्योंकि एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज इन दोनों को हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो इस दोनों एज से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हमने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कलेक्शन बनाया है।
आगे बढ़ते हैं। मैकबेथ इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ, ऑप्शन ए लव, ऑप्शन बी एम्बिशन, ऑप्शन सी रिवेंज एंड ऑप्शन डी फ्रेंडशिप। तो मैकबेथ जो है किस पर, उसका जो थीम है किस पर बेस्ड है? आपका आंसर हो जाएगा एम्बिशंस पे। उसका एक ही एम्बिशन था ना, महत्वाकांक्षा थी क्या, कि वो किंग को मार करके किंग बने। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज ओथेलो मेनली डील्स विथ, जो ओथेलो है वो किसके साथ डील करता है? ऑप्शन ए फेट, बी है जेलसी, सी है मैजिक एंड टी है पेट्रियोटिज्म। तो एज वी नो दैट कि वो जेलसी का शिकार हो जाता है और अपनी ही वाइफ को मार डालता है। दैट ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, कि वो जलता है कि मेरी वाइफ का कहीं किसी और के साथ तो चक्कर नहीं है, और इस जेलसी में वो अपनी वाइफ को मार डालता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी सोनेट्स वर रिटन बाय शेक्सपियर? ये भी अगेन एक लड्डू क्वेश्चन मिला है। तो शेक्सपियर के द्वारा कितने सोनेट्स लिखे गए हैं? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 152, ऑप्शन सी 154 एंड ऑप्शन डी दैट इज 156। सो वी ऑल आर वेरी फेमिलियर विद दिस आंसर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, 154 sonnets written by Shakespeare. ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेक्सपियरियन कॉमेडी? कुछ कॉमेडीज यहाँ दिए गए हैं, आपको बताना है कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया कौन सा है। पहला है कॉमेडी कौन सा है? फर्स्ट वन, ऑप्शन ए दैट इज किंग लियर, ऑप्शन बी जूलियस सीजर, ऑप्शन सी अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड ऑप्शन डी मैकबेथ। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम is a comedy. Option C. Now the question number 11. Julius Caesar is a, Julius Caesar क्या है? Options are comedy, option B tragedy, option C historic history play and option D romance. So option C will be your correct answer, that is history play. Question number 12. The Globe Theatre is associated with, ग्लोब थिएटर किससे एसोसिएटेड है? बैन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर एंड एडमंड स्पेंसर। तो इसमें सबको पता है कि जो ग्लोब थिएटर है जो जल गया था उसको रिबिल्ड करवाया गया था और ये शेक्सपियर के से रिलेटेड है। दैट ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, विलियम शेक्सपियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच प्ले हैज द कैरेक्टर पोर्सिया? पोर्सिया का कैरेक्टर शेक्सपियर के किस ड्रामे से लिया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैमलेट, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी मैकबेथ एंड ऑप्शन डी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस इसी से लिया गया है पोर्सिया का कैरेक्टर। पोर्सिया, बेसानियो, एंटोनियो इन्हीं के कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, शेक्सपियर्स लेटर प्लेस आर नॉन एज, शेक्सपियर के जो लेटर्स प्लेस हैं बाद वाले वो किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन से ट्रेजिडीज, ऑप्शन बी कॉमेडीज, ऑप्शन सी histories and option D romance. So option D will be your correct answer, that is romances. Question number 14, The Tempest belong to which category? जो शेक्सपियर का प्ले है द टेम्पेस्ट जिसमें वो एरियल नाम की स्पिरिट होती है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि किस कैटेगरी का वो बिलोंग करता है? कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, हिस्ट्री है और रोमांस। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये एक रोमांस है। किसका किसका रोमांस? तो इसमें रोमांस है फर्डिनेंट का और उसकी प्रोस्पेरो की बेटी, क्या नाम रहता है उसका? उसकी बेटी प्रोस्पेरो की बेटी जिसका नाम मिरांडा रहता है। उसमें और भी कैरेक्टर्स हैं जैसे कैलिवियन हो गया, एरियल हो गया, और एक होता है वो गोंजालो जो उनकी हेल्प करता है प्रोस्पेरो की। फर्डिनेंट तो लवर है, मिरिंडा और फर्डिनेंट बोथ आर दी लवर्स। फिर अल्फांसो है, एंटोनियो है, ये सब कैरेक्टर किसके हैं? द टेम्पेस्ट के हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग शेक्सपियर्स टाइम? जब शेक्सपियर का हिस्ट्री लिटरेचर चल रहा था अच्छे से, उस समय वहाँ के रूलर कौन थे? कौन वहाँ पर रूल कर रहा था? आपके ऑप्शन है हेनरी 8, ऑप्शन बी है क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट, ऑप्शन सी क्वीन विक्टोरिया एंड ऑप्शन डी जेम्स सेकेंड। सो आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करिए। आप लोग आंसर करिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है।
चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो जब क्वीन एलिजाबेथ का शासन चल रहा था तब शेक्सपियर का वो इंग्लिश लिटरेचर चल रहा था, और इसीलिए इसको गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्वीन एलिजाबेथ थी इनको भी लिटरेचर पे बहुत इंटरेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर? ओके, यू हैव 4 ऑप्शंस, यू हैव टू टेल दैट which plays are not related to the Shakespeare. Option A, that is Hamlet. Option B, Macbeth. Option C, Dr. Faustus. And option D, King Lear. इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज डॉक्टर फॉस्टस। ये किसके द्वारा लिखा गया आप लोग कमेंट में मुझे लिखेंगे, ठीक है। यही वो प्ले है जो शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, शेक्सपियर्स प्लेस आर फेमस फॉर देयर पोर्ट्रायल ऑफ। योर ऑप्शंस आर scientific ideas, option B mythology, option C human psychology and option D political theory। ठीक है, तो इनके जो फेमस प्लेज हैं किसको पोर्ट्रेट करते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्यूमन साइकोलॉजी को ये पोर्ट्रेट करता है, ठीक है, क्योंकि इनके ज़्यादातर ड्रामे हैं और सारे ड्रामों में बढ़िया रोमांस और 4 ही ट्रेजेडी हैं जिनमें दुख दिखाया गया है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, शेक्सपियर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ, ऑप्शंस आर रोमांटिक पोइट, ऑप्शन बी क्लासिकल पोइट, ऑप्शन सी यूनिवर्सल पोइट एंड ऑप्शन डी वॉर पोइट। बताइए कि शेक्सपियर किस चीज़ को अक्सर डिस्क्राइब करता है? तो शेक्सपियर को जाना ही जाता है उनके रोमांटिक ड्रामेटिस्ट के ये तौर पे उनको जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल पोइट। ऐसा वो लिखते हैं कि उनको सब पसंद करता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, शेक्सपियर मेड द एलिजाबेथन एज। ऑप्शंस आर ऑर्डिनरी, ऑप्शन बी मैकेनिकल, ऑप्शन सी डिक्लाइनिंग एंड ऑप्शन डी ग्लोरियस। सो व्हाट विल बी योर आंसर? शेक्सपियर मेड द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज को कैसा कर दिया था? वो ग्लोरियस कर दिया था। उसका लिटरेचर, उस वक्त का जो ड्रामा था, लिटरेचर था, वो एकदम जोरों शोरों पे था, एकदम चमक रहा था, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्लोरियस। जब भी बात शेक्सपियर की आए और गोल्डन एज से रिलेटेड ना हो तो फिर वो शेक्सपियर नहीं। चलिए, ग्लोरियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस एक बार आप लोग देखिए, उसमें एलिजाबेथन एज और जैकोबियन ड्रामा और उसके साथ जो राइटर्स हैं मैंने सबको यहाँ पे इंक्लूड किया है, और एकदम टू दी पॉइंट आप लोगों को क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक है और बहुत ही अच्छे हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, यहीं से सवाल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एम्बिशन। ठीक है, शेक्सपियर का कौन सा ऐसा ट्रेजेडी है जो थीम ऑफ एम्बिशन पर बेस्ड? आपके ऑप्शन है हैमलेट, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी मैकबेथ एंड ऑप्शन डी किंग लियर। ठीक है, आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। एम्बिशन की बात जब भी आए तो आप लोग तुरंत मैकबेथ पे जाइए, क्योंकि मैकबेथ ऐसा कैरेक्टर था जो एम्बिशंस को, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता था, और सबसे ज़्यादा वो लेडी मैकबेथ, उनकी जो वाइफ थी, उनको तो 4th बीच तक कहा गया है इस प्ले में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन शी विल बी योर करेक्ट आंसर, मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 22 है, शेक्सपियर मेनली रोट हिज प्लेस इन विच पोएटिक फॉर्म। कौन से पोएटिक फॉर्म में शेक्सपियर अक्सर अपनी प्लेस को लिखा करता था? आपके ऑप्शन है प्रोज, ऑप्शन बी है फ्री वर्स, ऑप्शन सी है हेरोइक कॉपलेट्स एंड ऑप्शन डी है ब्लैंक वर्स। तो ऐसा कि हम लोग जानते हैं वो ब्लैंक वर्स में लिखा करता था। आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज ब्लैंक वर्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, द एलिजाबेथन एज इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज मेनली ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ। तो इसमें किस चीज़ का मेनली ग्रोथ हो रहा था? आपके ऑप्शन है नॉवेल है, एशे है, ड्रामा है और जर्नलिज्म है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज ड्रामा, क्योंकि शेक्सपियर को ड्रामेटिस्ट कहा जाता है ना, शेक्सपियर एज अ ग्रेट ग्रेट ड्रामेटिस्ट, तो ड्रामा एकदम ग्रोथ पर था। 24th नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच प्ले राइट popularized blank verse in Elizabethan drama before Shakespeare.
शेक्सपियर से पहले ब्लैंक वर्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था एलिजाबेथन ड्रामा में? आपके ऑप्शंस हैं बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन सी है थॉमस किड एंड ऑप्शन डी एडमंड स्पेंसर. So your answer will be option B, that is क्रिस्टोफर मार्लो ने शेक्सपियर से पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था ब्लैंक वर्स को. अब बात करते हैं जेकोबियन की. राइट, जेकोबियन एज के बारे में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जेकोबियन एज को डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द जेकोबियन एज इज नेम्ड आफ्टर द रेन ऑफ, किसके शासनकाल के नाम पर जेकोबियन एज का नाम रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट, किंग लेयर 8, किंग जेम्स फर्स्ट एंड किंग चार्ल्स फर्स्ट. किसके नाम के बाद रखा गया है? आपके आंसर हैं ऑप्शन सी, किंग जेम्स फर्स्ट के शासनकाल के नाम पर इनका नाम रखा गया है. ठीक है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है जेकोबियन ड्रामा इज बेस्ट नॉन फॉर इट्स, ऑप्शंस आर ऑप्टिमिज्म एंड रोमांस, ऑप्शन बी पोस्टोरल ब्यूटी, ऑप्शन डी डार्क रियलिज्म एंड वायलेंस एंड ऑप्शन डी सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज. आपको बताना है कि ये जो जेकोबियन ड्रामा है ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है. सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन से हैं इन चारों ऑप्शन में? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डार्क रियलिज्म एंड वायलेंस के लिए इनको जाना जाता है जेकोबियन एज को. आगे है क्वेश्चन नंबर 27. Which dramatist is famous for revenge tragedy in the Jacobean age? Jacobean age में रिवेंज ट्रेजिडी के लिए किस ड्रामेटिस्ट को जाना जाता है? योर ऑप्शंस आर, पहला है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी है क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन सी है बेन जॉनसन और ऑप्शन डी है जॉन वेबस्टर. तो रिवेंज ट्रेजिडी के नाम से कौन फेमस है जेकोबियन एज में? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज जॉन वेबस्टर को जाना जाता है. आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21. एलिजाबेथन ड्रामा फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, एलिजाबेथन ड्रामा जो है किसके रेन में, किसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया था, फैल गया था, एक्सपेंड किया था? आपके आंसर से ऑप्शन है किंग जेम्स वन, ऑप्शन बी है क्वीन विक्टोरिया, ऑप्शन सी है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ऑप्शन सी है किंग चार्ल्स फर्स्ट. इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे शेक्सपियर का ड्रामा जो है एक्सपेंड किया था, फेमस हुआ था. Question number 29. The spirit that influenced Elizabethan drama was, options are Puritanism, options B Romanticism, option C Renaissance और ऑप्शन डी है इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलिज्म. बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है. इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रेनेसेंस, पुनर्जागरण हुआ था. क्वेश्चन नंबर 30. विच प्ले राइट इज नॉन फॉर डॉक्टर फोस्टर्स. अच्छा, डॉक्टर फोस्टर्स के लिए किस प्ले राइट को में जाना जाता है, किनको जाना जाता है उनके लिए? आपके ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी है बेन जॉनसन, ऑप्शन सी है क्रिस्टोफर मार्लो और ऑप्शन डी है थॉमस मिडिल्टन. देन योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर मार्लो. किसने लिखा है डॉक्टर फोस्टर्स को? क्रिस्टोफर मार्लो ने. ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 31. ब्लैंक वर्स was first effectively used in English drama by, ब्लैंक वर्स को इफेक्टिवली किसने पहली बार यूज किया था इंग्लिश ड्रामा में? ऑप्शंस आर विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर मार्लो एंड ऑप्शन डी थॉमस किड्स. सबसे पहली बार ब्लैंक वर्स को अपने ड्रामा में यूज किया था, आंसर हो जाएगा सी, क्रिस्टोफर मार्लो. शेक्सपियर से भी पहले इन्होंने ही ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया है इंग्लिश लिटरेचर में. Now the next question, that is 32. Which play is an example of Elizabethan tragedy? इसमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो एलिजाबेथन ट्रेजिडी का एक एग्जाम्पल है? आपके ऑप्शन है वॉलपोन, ऑप्शन बी द डचेस ऑफ माल्फी, ऑप्शन सी हैमलेट एंड ऑप्शन डी द एल्केमिस्ट. तो आपको बताना है कि ट्रेजिडी, वो भी एलिजाबेथन ट्रेजिडी का एग्जाम्पल कौन है?
तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज हैमलेट आता है जो कि ट्रेजेडी में कंसीडर होता है। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा इज। तो एलिजाबेथन ड्रामा का सबसे मेन विशेषता क्या था? ऑप्शन आर पैसिमिज्म, ऑप्शन बी ऑप्टिमिज्म एंड वाइटलिटी, ऑप्शन सी डिकेडेंस,